साइमा मंसूर आप सभी को आगाज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतल्लिका किताबों, अखबारात, तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी इंसाइक्लोपीडियाज़, डिजिटल डेटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मगर फिर भी हम इंसानी कमज़ोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो, कुछ भूल हुई है तो सज़ा भी कोई होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा ज़रा प्यार से पूछो। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो है उसामा बिन लादेन के हालात ज़िंदगी के मुतालिक। तो आइए अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उसामा बिन लादेन दुनिया का वो किरदार है जिसने आलमी तारीख पर अनमिट नकूश छोड़े हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की तरजीहात का रुख बदल कर रख दिया। उनके मुतालिक उनका ख़ानदान आज तक खामोश रहा, ताहम अब पहली बार उनकी वालदा मंजर आम पर आ गईं और ऐसा इंकिशाफ किया कि दुनिया दंग रह गई। बरतानवी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए उसामा बिन लादेन की वालदा आलिया कनीम ने कहा कि उसामा बचपन में बहुत सुलझा हुआ और अताअत शुआर बच्चा था। वो पढ़ाई में बेहतरीन था। उसकी उम्र जब 20 साल को पहुंची तब उसे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने उसकी ब्रेन वॉशिंग की और वो रास्ते से भटक गया। वो रियाज की शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। उसकी ब्रेन वॉशिंग दरअसल वहीं से शुरू हो गई थी। यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसामा को बिल्कुल बदल दिया था। यूनिवर्सिटी जाने के कुछ अरसे बाद ही वो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन गया था। यूनिवर्सिटी में उसे ब्रेन वॉश करने वालों में एक शख्स का नाम अब्दुल्ला अज़ाइम था, जिसे बाद में सऊदी हुकूमत ने मुल्क बदर कर दिया था और वो उसामा का रूहानी मुशीर बन गया था। यूनिवर्सिटी में होने वाली इस ब्रेन वॉशिंग के बाद उसे वो लोग मिले जिन्होंने उसे मुकम्मल तौर पर रास्ते से भटका दिया। आप उन लोगों को एक फ़िरका कह सकते हैं। उसामा की सूरत में उन लोगों को अपने मकासद के लिए रकम मिल गई थी। मैं उसे हमेशा कहती थी कि इन लोगों से दूर रहे। उसने कभी मुझे नहीं बताया था कि वो घर से बाहर क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। रिपोर्ट के मुताबिक आलिया कनीम जद्दा में अपने 2 बेटों अहमद हसन और अपने दूसरे शोहर मोहम्मद अलातास के हमरा एक आलीशान घर में रिहाइश पजीर हैं। उसामा की पैदाइश के 3 साल के बाद उन्होंने अपने पहले शोहर से तलाक ले ली और मोहम्मद अलातास से शादी कर ली थी। इंटरव्यू में उन्होंने अपने शोहर अलातास की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उन्होंने उसामा की तब से कफालत की है जब वो 3 बरस का था। उसामा और अलातास का बाहमी ताल्लुक बहुत अच्छा था। नौजवानी में ब्रेन वॉशिंग किए जाने पर वो 80 की दिहाई के आगाज़ में रूसी कब्जे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान चला गया था। उसने अपना सारा पैसा अफ़गानिस्तान में ही लगा दिया। मेरे जहन में कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि मेरा बेटा जिहादी भी बन सकता है। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मैंने उसे 1999 में आखिरी बार देखा था। तब हम ख़ानदान के लोग कंधार में उसे मिलने गए थे। ये जगह एयरपोर्ट के करीब थी जहाँ से उन्होंने रूसी कब्जा ख़त्म किया था। हमें देखकर उसामा बेहद खुश था। हम जितने दिन भी वहाँ रहे उसने हमें सैर करवाई। उसामा ने एक जानवर का शिकार किया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसामा बिन लादेन के सौतेले भाई अहमद ने बताया कि 17 साल हो गए, लेकिन हमारी वालदा को अभी तक उसामा के दूर जाने और उसकी मौत का यकीन नहीं आता। वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसामा को कसूरवार ठहराने की बजाय वो इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को इस सब का जिम्मेदार मानती हैं। वो सिर्फ उसामा का एक ही रूप जानती हैं, वो अच्छा रूप जो हम सब ने देखा था। उन्होंने कभी उसामा को जिहादी के तौर पर नहीं देखा। 9/11 के हमले का सुनकर हम सब सख्ते में आ गए थे और हमें मालूम था कि हमें इसके भयानक नताइज भुगतना होंगे। 9/11 के सानहे के नताइज से खौफजदा होकर ही शाम, लबनान, मिस्र, अमेरिका और यूरोप में मुकीम हमारे ख़ानदान के तमाम अफराद वापस सऊदी अरब आ गए थे। साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के हमारे ख़ानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, जिस पर उन्होंने उसामा की अहलिया और बच्चों को वापस सऊदी अरब आने की इजाज़त दी। अब उन्हें शहर में घूमने की इजाज़त तो है, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ आलिया गनीम गोया हुई और बताया कि मेरी उसामा के ख़ानदान से अक्सर बात होती रहती है, वो पास ही रहते हैं। उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए। उसामा बिन लादेन का मुकम्मल नाम उसामा बिन मोहम्मद बिन ओज़ बिन लादेन है। अमेरिका की दहशत गर्दों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल है। उसामा बिन लादेन 1 मई 2011 को एबटाबाद में मारे गए थे।
اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان لادن فیملی سے تھا۔ اسامہ بن لادن محمد بن اوس بن لادن کے صاحبزادے ہیں جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لادن کا کاروبار پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل 2 ہی افراد کی موت پر روئے تھے، ان میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، تاہم اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے نے اس سوچ کی نفی کی۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے انتہائی عقیدت رہی۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے دور میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا تھا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیعی منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کرائے۔ اسامہ بن لادن کو یہ مذہبی رجحان ان کے والد محمد بن لادن سے وراثت میں ملا تھا۔ اسامہ بن لادن اور ان کا خاندان سعودی عرب کے عام لوگوں کی طرح امام احمد بن حنبل کے منہج سے متاثر اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سلف صالحین کو اصل اسلام سمجھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزادے کی سی زندگی گزاری، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کی جارحیت کی خبر انہوں نے ریڈیو پر سنی۔ ابتدا میں انہوں نے افغان مجاہدین کی مالی معاونت کی، مگر کچھ عرصے بعد وہ خود اپنی تمام دولت اور اثاثوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں اتر آئے۔ اسامہ بن لادن نے شیخ عبداللہ عزائم اور دیگر عرب مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت فوجیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسامہ بن لادن بڑی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان لائے اور ان میں سے بیشتر پشاور میں قیام پذیر تھے۔ اسی دوران مصر کے حکمران حسنی مبارک نے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیم الجہاد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تو وہاں سے بہت سے جہادی بھاگ کر پاکستان اور افغانستان میں جہاد کی غرض سے آبد سے، اور ان میں سے ایمن الظواہری جو کہ الجہاد کا ایک سرکردہ رہنما تھا، اسامہ بن لادن کے ساتھ آ ملا۔ ابتدا میں القاعدہ عرب مجاہدین کے ذریعے افغانستان میں جہاد کے لیے موجود رہی، لیکن افغان مجاہدین ان کو ڈرپوک اور ناکارہ خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان عرب مجاہدین کو بچانے کے چکر میں افغان مجاہدین کو اپنی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ افغان جہاد کے دوران یہ ایک غیر اہم سی تنظیم تھی جو مجاہدین کے لیے ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی تو بیجا نہ ہوگا۔ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد ابتدا میں القاعدہ بڑی حد تک غیر متشدد تھی، لیکن اس میں مصریوں کے شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن عبداللہ عزائم کے ہاتھوں سے نکل کر ایمن الظواہری کے نظریات سے متاثر ہونے لگے۔ ان مصریوں نے ایک سازش کے ذریعے عبداللہ عزائم کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد ایمن الظواہری اور اس کی تنظیم الجہاد نے اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ تاہم اس میں تمام تر پیسہ اسامہ بن لادن کا لگ رہا تھا، اور اسامہ ہی وہ واحد شخص تھا جو مزید رقوم اس تنظیم کے لیے جمع کر سکتا تھا، لہٰذا ایمن الظواہری کے لیے اسامہ کی موجودگی لازم تھی۔ رفتہ رفتہ الجہاد نے القاعدہ کو بھی اپنے ایجنڈے کے تابع بنا لیا اور یہ تنظیم ایک دہشت گرد گروہ میں ڈھلنے لگی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو سعودی عرب نے اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کر دیا۔ دیگر انتہا پسند مولویوں کی طرح اسامہ کے لیے بھی یہ ناقابل قبول تھا۔ 1991 میں اسامہ سوڈان چلا گیا، جہاں ایک سو کالڈ مذہبی انقلاب کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس نئی حکومت پر بے شمار اقتصادی پابندیاں تھیں، لہٰذا انہوں نے اسامہ بن لادن کے پیسے کو خوب استعمال کیا۔ اس کے پیسے کو ملک کی معیشت کی بہتری کرنے کے لیے استعمال کیا اور بدلے میں اسامہ کو زرعی زمین لیز پر دی جاتی رہی۔ 1992 میں القاعدہ نے مسلمان ممالک میں اپنے حملوں کی ابتدا کی، جب یمن کے شہر عدن کے ایک ہوٹل میں ایک دھماکہ ہوا اور القاعدہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس ہوٹل میں کچھ امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے تھے جو آگے صومالیہ میں امن مشن کے لیے جانے والے تھے۔ اس حملے میں کوئی امریکی فوجی نہیں مرا، البتہ 2 آسٹریائی سیاح لقمہ اجل بن گئے۔ اس دھماکے کے بعد القاعدہ ایک متشدد تنظیم بن گئی۔ مثال کے طور پر 1993 میں موگادیشو میں 18 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے والے صومالی باغیوں کو ٹریننگ القاعدہ نے ہی فراہم کی۔
1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले और 1995 में हुस्नी मुबारक पर होने वाले कातलाना हमलों में भी अलकायदा के मुलविस होने के शवाहिद मिले। 1995 ही में रियाज में अमरीकी नेशनल गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर पर बम धमाका किया गया और फिर 1996 में ज़ोहरान में वाक़या खुबार टावर्स, जहां अमरीकी फ़ौजी रह रहे थे, उसको तबाह कर दिया गया। 1996 में सऊदी और अमरीकी दबाव पर उसामा बिन लादेन को सूडान से भी निकाल दिया गया और ये अफ़गानिस्तान चला गया, लेकिन अलकायदा के हमलों में शिद्दत आती गई। 7 अगस्त 1998 को बैक वक्त अलकायदा ने 2 ममालिक में अमरीकी एम्बेसीज पर हमले किए। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में होने वाले हमले में 213 अफराद हलाक जबकि 4500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब तंजानिया के शहर दारुल इस्लाम में होने वाले हमले में 11 अफराद हलाक और 85 ज़ख्मी हुए। अलकायदा ने इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसके बाद 12 अक्टूबर 2000 को यमन में एक अमरीकी जंगी जहाज से एक बारूद से लदी कश्ती आकर टकराई, जिससे 17 अफराद हलाक और 38 ज़ख्मी हो गए। उसामा ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। 11 सितंबर 2001 को उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में अपने साथियों को कहा कि टीवी चलाकर देखें। कुछ ही देर में हमलों की इत्तलात आने लगी। जिस दौरान हमले किए जा रहे थे, उसामा अपनी मुट्ठी से एक एक करके उंगलियां खोलता जा रहा था। पहले जहाज के टकराने पर पहली उंगली, दूसरे के टकराने पर दूसरी उंगली, फिर पेंटागन पर हमले की खबर पर उसने तीसरी उंगली खोली। वो चौथी उंगली खोलने के लिए बहुत देर तक तैयार बैठा रहा, लेकिन उसकी ये हसरत नातमाम ही रह गई। चौथा जहाज जो वाशिंगटन डीसी की तरफ जा रहा था, इसमें मौजूद हाईजैकर्स पर मुसाफिर गालिब आ गए और ये जहाज पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। इन हमलों में 2977 अफराद हलाक और 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। उसामा बिन लादेन की वालदा अमेरिका में होने वाले इस हमले को उसामा से मंसूब किए जाने को मुस्तरद करती हैं। वो उनसे बहुत प्यार करती थीं और उन पर इल्ज़ाम लगाने से इनकार करती हैं। वो उन लोगों को इसका जिम्मेदार समझती हैं जो उसामा के आसपास थे। वो सिर्फ एक अच्छे लड़के को जानती हैं जो हम सब ने देखा। वो कभी उनका जिहादी रुख देख ही नहीं पाई। अलकायदा तंजीम के बानी और साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन के अहले खाना की दूसरी नस्ल में अक्सरियत को अरबी ज़बान से ज़्यादा उर्दू और पश्तो ज़बानें बोलने पर अबूर हासिल है। ये बच्चे रिवायती अफ़गान लिबास के आदी हैं, जबकि उसामा की बीवियों ने रिवायती सियाह खलीजी बुरकों को अफ़गानी बुरकों से तब्दील कर लिया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि उसामा के पोते पोतियों और नवासे नवासियों में किसी एक जोग्राफियाई ठिकाने की शुबाहत नज़र नहीं आती। इनमें सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले भी हैं, जबकि दीगर बाज खलीजी खदोखाल के मालिक हैं। उसामा ने अपने बेटे मोहम्मद की शादी अलकायदा के मिस्री शिद्दत पसंद रहनुमा अबू हिफ्ज़ुल मसरी के बेटे से की, जबकि उसामा के बेटे साद ने शादी के लिए अपने वालिद की एक सूडानी साथी की बेटी का इंतखाब किया। हमजा बिन लादेन ने अबू मोहम्मद अल मिस्री की बेटी से शादी की, जबकि उस्मान बिन लादेन ने तंजीम के रहनुमा सैफुल अदल की बेटी सफिया को अपनी दूसरी बीवी बनाने का फैसला किया। जहां तक उसामा की बेटियों का ताल्लुक है, तो ऐसा लगता है कि उसामा ने खलीज के उर्फ का ख्याल रखते हुए कोशिश की कि दामादों का इंतखाब सऊदी या खलीजी मर्दों में से ही किया जाए। कंधार में क़याम के दौरान 1999 में उसामा ने अपनी 12 साला बेटी फातिमा की शादी सुलेमान अबू गैस अल-कुवैती से की। इसी तरह अपनी एक दूसरी 11 साला बेटी खदीजा की शादी मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला अल-हलबी से की। अलबत्ता मुतलका दस्तावेज़ात से उसामा की बेटियों मरियम, समिया और ईमान की शादियों के बारे में मालूमात नहीं मिलती हैं। एबटाबाद दस्तावेज़ात से ज़ाहिर होता है कि उसामा का बेटा खालिद अपने बाप के एक मुकर्रब रहनुमा अबू अब्दुर्रहमान की बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद था, ताहम सिक्योरिटी वजूहात के सबब इस पर अमल नहीं हो सका और 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन में जाँ बहक हो गया। उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को एबटाबाद पाकिस्तान में मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे अमरीकी फ़ौज के खसूसी ऑपरेशंस यूनिट के ज़रिए हलाक कर दिया गया। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करती हूँ गुज़श्ता वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपके लिए मालूमाती साबित होगी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।